तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को गो थ्रू करेंगे, लाइक कंपनी की सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्लस कंपनी के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को देखेंगे, बैलेंस शीट को कवर करेंगे एंड कंपनी ने जो अपनी रिसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड की है उसको डीकोड करने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कंपनी के पास ऑर्डर बुक साइज कितनी बड़ी है, कंपनी किस किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, प्लस कंपनी के जो मार्केट क्लाइंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे एंड कंपनी टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज कितना बड़ा हो सकता है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एट द एंड कंपनी के रिस्क एंड वैल्यूएशन की बात करेंगे, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में। पहले इजी लैंग्वेज में समझते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल है क्या। तो कंपनी 2008 की बनी हुई है, मतलब कंपनी 18 साल पुरानी है। कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पे मेंशन है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है। अब कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाती है तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तो वेरियस सेक्टर्स में यूज होते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है। तो कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, तो कंपनी ने मेंशन किया है ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस एंड डिफेंस, आउटर स्पेस मतलब स्पेस सेक्टर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए ये लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। और देखते हैं क्या क्या डिटेल में कंपनी ने अपने बारे में मेंशन कर रखा है। तो कंपनी बता रही है कंपनी इज अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एंड टू एंड आईओटी इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये ईएमएस बिजनेस है। ईएमएस बिजनेस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हमारे पीसीबी आ जाता है, बॉक्स बिल्डिंग सोल्यूशन आ जाता है, मतलब जिसके अंदर पीसीबी लगा रहता है, पूरा कोड हुआ रहता है माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ, उसके बारे में कंपनी बात कर रही है। और देखते हैं कंपनी क्या क्या मेंशन करती है अपने बारे में। इट आल्सो हैज अ वेंचर इनटू स्मार्ट मीटरिंग, कंपनी स्मार्ट मीटरिंग बनाने लगी है, मतलब खुद का प्रोडक्ट बनाने लगी है, प्रोडक्ट वेंचर्स में आ चुकी है। एडवांस सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, मतलब ओसेट की बात करिए। अब ओसेट क्या होता है, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग बोल सकते हो आप, इसकी फुल फॉर्म होती है। मतलब क्या होता है, सपोज आपके कोई कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, तो कंपनी उनसे सेमीकंडक्टर लाती है, उसकी पैकेजिंग, असेंबली एंड टेस्टिंग करके रेडी टू यूज प्रोडक्ट बना के ये लोग डिलीवर करते हैं, तो उसको ओसेट बिजनेस कहते हैं। और देखते हैं कंपनी ने क्या मेंशन किया है, हाई डेंसिटी इंटरकनेक्टेड पीसीबी बनाती है, एआई पावर्ड रेलवे सेफ्टी, लाइक जो कवच प्रोग्राम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं उसके लिए भी ये लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। बिजनेस वाइज सेगमेंट की बात करें तो कंपनी मेंशन कर रही है ओईएम ट्रंक की पीसीबी असेंबली से 51% कंपनी का बिजनेस आता है। ओईएम बॉक्स बिल्ड जो अभी हमने बात की है, जिसमें ईएमएस में आ जाता है, इंटीग्रेटेड आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, उससे 22% कंपनी का बिजनेस आता है। ओडीएम एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग आईओटी सोल्यूशन से कंपनी का 27% बिजनेस आता है। एंड इंडस्ट्रीज वाइज की बात करें तो कंपनी का इंडस्ट्रियल ईवी से 54% का बिजनेस है, ऑटोमोटिव सेक्टर से कंपनी का 27% का बिजनेस है, रेलवे से 6% का बिजनेस आता है, मेडिकल से 2% का बिजनेस आता है एंड आईओटी एंड अदर आईटी चीजों से कंपनी का बिजनेस 11% के लगभग आता है। कंपनी की ज्योग्राफिकल वाइज रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो इंडिया से अभी भी कंपनी का 91% बिजनेस आता है, नॉर्थ अमेरिका से 5% आता है, यूरोप से 3% का बिजनेस है एंड अदर से कंपनी का 1% का नियर अबाउट का बिजनेस आता है। कंपनी की अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो आप समझ सकते हो ये Q3 FY26 मतलब 2025 के Q3 की बात हो रही है, तो 9,000 करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर बुक साइज था। अभी के टाइम में देख लेंगे कंपनी ने कितनी ऑर्डर बुक साइज मेंशन की है। क्लाइंटेल की बात करें तो कंपनी कह रही है 500 से ज्यादा कंपनी के पास क्लाइंटेल मतलब कस्टमर है, 30 से ज्यादा कंट्री में कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। क्लाइंटेल के नाम्स में एमएनसीज में सीमेंस आ जाता है, हिताची आ जाता है, बीट आ जाती है, ऐसे बड़े बड़े कंपनी के मार्केट क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट कंसंट्रेशन की बात करें तो कंपनी ने मेंशन किया टॉप 10 से 67% का रेवेन्यू आता है, टॉप 5 से 46% का रेवेन्यू आता है एंड टॉप 1 से 16% का, मतलब कंपनी के पास एक मेजर क्लाइंट है एंड बाकी सब कंपनी का क्लाइंट कंसंट्रेशन है वो काफी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें, फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी के पास टोटल 22 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। अब चलते हैं कंपनी के हम लोग प्रेजेंटेशन में, वहां पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, कंपनी के नए वर्टिकल के बारे में भी जानेंगे, जो कंपनी ओसेट की बात करिए उसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एंड देखेंगे ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए फ्यूचर में हो सकती है। तो चलिए हम लोग कंपनी के प्रेजेंटेशन में आ गए हैं। अब ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अगस्त 2026 की है, मतलब लेटेस्ट है। तो अब देखते हैं कंपनी ने यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है। कंपनी यहाँ पे पहले ही मेंशन कर रही है माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। हम भी जानते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इस टाइम सही नहीं है, उसके वजह से जितने भी कमोडिटी के प्राइस है वो काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड है एंड कंपनी ये कमोडिटी के प्राइस जो रॉ मटेरियल है वो खरीदती है तो उसके लिए वो महंगा पड़ता है। पर इन कंपनीज की एक ही खास बात रहती है, जितनी चीजें ये लोग रॉ मटेरियल में प्राइस हाइक होता है ये डायरेक्ट पास ऑन कर देते हैं कस्टमर को। ठीक है, तो अब देखते हैं कंपनी क्या बोल रही है। तो पॉलिसी रेट ट्रेंड की बात कर रही है तो वो एक नॉर्मल फेज में ही चल रहा है। ठीक है, कमोडिटी प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे इंक्रीज
होते हुए आपको दिख रही है। कॉपर की एंड सिल्वर की कंपनी बात करिए तो सिल्वर एल्यूमिनियम स्टेबल है एंड कॉपर की थोड़ा इन्फ्लेटेड दिख रही होगी। प्रीशियस मेटल की प्राइस भी इन्फ्लेटेड है पहले के कंपैरिजन में। एंड ग्लोबल ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन ट्रेंड के बारे में बता रहा है। जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो तो एक तरीके से आपको धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, लाइक 2.8 से 3.3 देन 3.9, बट जो होलसेल इन्फ्लेशन है जिसमें कंपनी एक्चुअल में काम करती है वो 2.7 से 9.3 हुआ है। बिकॉज जो अपना ईरान और जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हो, ईरान यूएसए का, उसकी वजह से जो ये होलसेल इन्फ्लेशन है ये बहुत तेजी से स्पाइक हुआ है। तो ये हर कंपनी के लिए थोड़ा बहुत इंपैक्ट करता है। कंपनी यहाँ पे मैक्रो फैक्टर में बात कर रही है कि जो हमारा रुपीस था, जो हमारी करेंसी है, वो 85 से गिर के 96 पर डॉलर हो चुकी है, जो कि 11% का डेंट है करेंसी में भी। एंड कंपनी का मेजर जो रेवेन्यू है अभी भी इंडिया से है, ठीक है, 91% के आसपास का, तो इसीलिए कंपनी को इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर कंपनी एक्सपोर्ट वाइज होती तो कंपनी को डॉलर एडवांटेज काफी अच्छे तरीके से मिलता हुआ दिखता है, और यही एक रीजन हो सकता है कि कंपनी को मार्जिन प्रेशर झेलना पड़े। ठीक है, और देखते हैं कंपनी ने क्या क्या चीजें मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे कंपनी ने वही यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट ये सारी चीजें के बारे में बता रखा है। चलिए देखते हैं कंपनी ने और क्या इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करके। ग्लोबल ईएमएस मार्केट आउटलुक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी का बिजनेस मेन यही है। तो अब देखते हैं, ग्लोबल बात कर रही है, इंडिया की बात नहीं कर रही है, तो पहले ग्लोबली समझते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो सीएजीआर की बात करिए, ये 6.6% सीएजीआर से ग्रो हो रही है। एंड ग्लोबल ईएमएस मार्केट जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस मार्केट जो है, वो भी 6.6% से ग्रो हो रही है। अब कंपनी ने यहाँ पे बिलियंस डॉलर्स की बात की है, ग्लोबल की बात करिए तो ये सारी वैल्यू डॉलर्स में है एंड बिलियंस में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो ग्रीन कलर की बार है वो है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की, एंड जो अपनी डस्ट येलो कलर की बार है वो है ग्लोबल ईएमएस मार्केट की। तो 2021 में 1975 बिलियन डॉलर की मार्केट थी, जो कि 2035 तक ये मार्केट नियर अबाउट 4450 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। एंड जो अपनी ईएमएस की मार्केट थी वो 515 बिलियन डॉलर की थी 2021 में, जो कि 2035 में नियर अबाउट ये 1225 बिलियन डॉलर तक की हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा नंबर है ग्लोबली देखा जाए, पर ग्रोथ रेट 6.6 है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है, बाकी अमेरिका, यूरोप, ये सारे जो नेशन है ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, सिंगापुर जैसे नेशन है, तो वहां के हिसाब से ग्रोथ स्लो है। पर इंडिया अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को 90% तक इंपोर्ट करता है, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि कंपनी का मेजर बिजनेस जो है वो इंडिया से ही है। तो आने वाले टाइम में जब इंडिया की ग्रोथ होगी तो कंपनी को उसका प्रॉफिट, उसका गेन मिलेगा, क्योंकि ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। और देखते हैं कंपनी ने क्या क्या चीजें मेंशन कर रखा है। एपेक मतलब होता है एशिया पैसिफिक की बात करें तो 68% जो ईएमएस का मार्केट है, नॉर्थ अमेरिका में 18% है, यूरोप से 6% है, लैटिन अमेरिका से 5% है, एमईए से मतलब आप यूरोप समझ सकते हैं, यूरोप की बात करें 3% तक का मार्केट है। इंडियन ईएमएस मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ईएमएस मार्केट इंडिया में कैसे ग्रो हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो, जो डार्क ग्रीन कलर की लाइन है, मतलब ये वाली, उसकी बात करें तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की, एंड जो लाइट ग्रीन कलर की जो है रो वो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की, एंड जो हल्की सी ऑरेंज मतलब हल्की सी व्हाइट कलर में है वो है आपकी एएमएस मार्केट की। तो FY25 की बात कर रहे हैं, मतलब कि 2024 की, जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट थी 185 बिलियन डॉलर की थी। आज के टाइम में 2029 तक ये 415 बिलियन डॉलर की मार्केट हो जाएगी, ऑलमोस्ट 18% से ग्रो करेगी। जो कि अगर हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो 140 बिलियन की थी, जो 23% से ग्रो करके 390 बिलियन डॉलर की हो जाएगी 2029 तक। एंड जो अपनी ईएमएस मार्केट है वो 40 बिलियन से ग्रो होकर 150 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, 30% की ग्रोथ रहने वाली ईएमएस में। और ईएमएस एंड इलेक्ट्रॉनिक यही कंपनी का मेजर सेगमेंट है। एंड प्लस एक नया वर्टिकल भी है ओसेट का, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे अभी अंदर कंपनी के बारे में। कंपनी ने ये अपने बारे में कुछ ग्रुप ओवरव्यू के बारे में दिया है कि 35 साल से ज्यादा का कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है, 13 ग्लोबल सर्टिफिकेशन है कंपनी के पास, 22 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कंपनी के पास। कंपनी की जो शॉप फ्लोर है नियर अबाउट 8 लाख स्क्वायर फीट की है, उससे ज्यादा कंपनी बता रही है। ग्लोबल में 9 के ग्लोबल वर्कफोर्स है, मतलब कंपनी के पास जो वर्कर्स हैं वो 9000 से ज्यादा हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करिए, वो तो प्राइस के साथ फ्लक्चुएट होता है, तो इसकी हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं अभी। कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है लास्ट 5 साल की 33% से ग्रो हुआ है। जो डाइवर्सिफाइड वर्टिकल है कंपनी के पास टोटल 8 है, 500 से ज्यादा कंपनी के पास कस्टमर है, एंड 30 प्लस से ज्यादा कंपनी के पास नेशनल बीइंग कैटर्ड है, मतलब आप समझ सकते हो कंट्रीज की बात करिए कि कितने कंट्रीज को कैटर किया गया है। ग्लोबल प्रेजेंस में कंपनी बात करी कि कंपनी अपनी फैसिलिटीज के बारे में बता रही है कि कुछ हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश है, तो इसकी फैसिलिटी बाहर कनाडा एंड यूएसए में भी है। और देखते हैं कंपनी क्या क्या चीजें बता रही है। यहाँ पे कंपनी डाइवर्सिफाइड
पोर्टफोलियो बता रही है कि किस चीजों के लिए कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी जो है आपका रोटी मेकर्स के लिए कंपोनेंट्स बनाती है, रेफ्रिजरेटर के लिए बनाती है, बीएलडीसी फैंस जो लगते हैं उनके लिए बनाती है, मिक्सर्स के लिए बनाती है, वाईफाई मॉड्यूल्स के लिए भी कंपनी अपने कंपोनेंट्स बनाती है, टेलीकॉम सेक्टर में, एरोस्पेस डिफेंस के लिए भी ये कंपोनेंट्स बनाती है, एंड रेलवे सेक्टर के लिए भी कंपनी कंपोनेंट्स बनाती है। ग्रुप वाइज रेवेन्यू की बात करें तो ये रेवेन्यू हम लोग सीधे स्क्रीनर पर जाके कवर करेंगे। एंड ऑटोमोटिव सेक्टर, इंडस्ट्रियल के लिए भी कंपनी जो अपने पीसीबीज एंड कंपोनेंट्स बनाती है वो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट लीडरशिप। अब ये क्या होता है, कंपनी की बात करिए बॉक्स बिल्डिंग सोल्यूशन की। अब हमने बात की थी ईएमएस में बॉक्स बिल्डिंग सोल्यूशन, मतलब स्मार्ट मीटर, बेयर पीसीबी जो बनाती है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की बात करिए, ओसेट की बात करिए, लाइक अपना हम लोगों ने अभी बात की सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के बारे में, मेटल एंड प्लास्टिक की, एंड वायर हार्नेस की। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके ही एक बॉक्स बिल्डिंग सोल्यूशन बनता है। तो कंपनी उस चीज के बारे में बता रही है। और देखते हैं कंपनी ने क्या क्या चीजें अपने बारे में इंपॉर्टेंट मेंशन किया है। कंपनी ने यहाँ पे सर्टिफिकेशन की बात की है तो 78 क्वालिटी सर्टिफिकेशन अचीव है टिल डेट तक, अभी तक कंपनी के पास, जिसके अंदर प्रोडक्ट कंप्लायंस में आपका ये देख सकते हो ईएमआई, एफडीआई अप्रूव, सीएसए अप्रूव सर्टिफाइड कंपनी है। तो ऑलमोस्ट ग्लोबल प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए इनके पास इनफ सर्टिफिकेशन इस टाइम अवेलेबल है। कंपनी कुछ पीपल ग्रोथ इनिशिएटिव एंड ट्रेनिंग की बात कर रही है जो कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेन लोगों को प्रोवाइड कराती है उसके बारे में। और देखते हैं कंपनी अपने बारे में क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे कंपनी ने फाइनेंशियल्स को हाईलाइट किया है। फाइनेंशियल्स में देखते हैं कि अपने काम का कोई चीज है, नहीं तो हम लोग इस चीज को स्क्रीनर पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने ऑर्डर बुक साइज की बात की है। तो जो ऑर्डर बुक है इन मिलियंस में, मिलियंस को हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक डिजिट हटा देंगे पीछे से। तो Q1 FY26 मतलब 2025 Q1 में जो ऑर्डर बुक थी वो नियर अबाउट 7,400 करोड़ की थी, जो कि Q1 FY27 में ऑर्डर बुक नियर अबाउट है 8,900 करोड़ की कंपनी के पास। और देखते हैं कंपनी ने क्या मेंशन कर रखा है। जो नेट डेट टू इक्विटी रेशियो था वो 0.2 से घट के 0.1 हो गया इस क्वार्टर में, ये बहुत अच्छी बात है। आरओसी भी घटा है क्योंकि कंपनी के मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट क्या होगा ये हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट जब देखेंगे उसमें हमें समझ में आएगा। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स की बात कर रहे हैं और यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना कि किस वर्टिकल से कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर हम लोग बात करें एरोस्पेस एंड डिफेंस से, जो कि आप ये देख सकते हैं, जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा होगा वो पिछले साल का था Q1 FY26 में, एंड जो ग्रीन कलर का बार है वो इस साल की बात है। तो जो पहले एरो डिफेंस से 1% का रेवेन्यू आता था, जो कि इस क्वार्टर में 2% का आया है। मेडिकल में जो 1% का रेवेन्यू पिछले साल आता था, आज के टाइम में वो 2% है, मतलब मेडिकल एंड एरोस्पेस में कंपनी की ग्रोथ हुई है। रेलवेज में 7% से रेवेन्यू बढ़ के 9% का हो गया है। जो IoT थिंग्स है उसके अंदर 5% से बढ़ के कंपनी का रेवेन्यू 6% हो गया है। एंड ऑटोमोटिव में 27 से घट के 26 हुआ है। एंड जो अपने इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर 59% से घट के जो रेवेन्यू है 55%। ये परसेंटेज है, ये वैल्यू नहीं है। यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज हुआ होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हुआ होगा, पर कंपनी का बिजनेस इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया है तो उसमें कुछ बिजनेस ज्यादा अच्छा ग्रो करेंगे और कुछ बिजनेस थोड़ा कम ग्रो करेंगे। तो अगर परसेंटेज वाइज रेवेन्यू डिवाइड होगा तो कुछ परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाएगा। सपोज अभी एरोस्पेस कंपनी बात करिए 100 करोड़ का बिजनेस करती थी, अगर 200 करोड़ का करिए तो वो जस्ट डबल हो गया, तो इसीलिए 1% से बढ़ के 200% की जंप हुई है। पर वही अगर कंपनी इंडस्ट्रियल की बात करें तो अगर वो 100 करोड़ का बिजनेस करती थी, फिर आगे आने वाले टाइम में वो थोड़ा सा बिजनेस कम कर लेगी, वहां से रेवेन्यू कम आएगा तो वो थोड़ा सा घट जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट सारे वर्टिकल से इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू, बट हाँ परसेंटेज वाइज में टर्म में करें तो कुछ सेगमेंट ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं एंड कुछ सेगमेंट कम ग्रो कर रहे हैं। और देखते हैं कंपनी ने क्या यहाँ पे लिखा है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो ओईएम ट्रंकी बॉक्स बिल्डिंग से कंपनी का जो बिजनेस 19% का आता था आज के टाइम में 25% का आ रहा है। ओडीएम प्रोडक्ट इंजीनियरिंग से कंपनी का जो बिजनेस 36% का आता था आज के टाइम में 23%, तो यहाँ पे कंपनी का डेंट पड़ा है। एंड बॉक्स बिल्डिंग सोल्यूशन से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए दिखा है। एंड पीसीबीए की बात करें जो 45% का बिजनेस आता था वो आज के टाइम में 51% का बिजनेस आ रहा है। मतलब पीसीबीए में मतलब कि जो पीसीबी असेंबली है उसके अंदर कंपनी का बिजनेस गेन हो रहा है। एंड बॉक्स बिल्डिंग जो कि ट्रेंडी समझ सकते हो सेगमेंट, उसके अंदर कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा सा खासा गेन हो रहा है। और इसके अंदर कंपनी का आगे आने वाले टाइम में मार्जिन बेनिफिट मिलेगा जब रॉ मटेरियल कॉस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सस्ते हो जाएंगे तब। और देखते हैं कंपनी ने क्या, ये चीजें कंपनी ने ईयरली हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए अब लोग हम डायरेक्ट आते हैं कंपनी के स्क्रीनर पे एंड फाइनेंशियल्स को कवर करते हैं, देखते हैं कंपनी ने फाइनेंशियल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें, कंपनी एक 27,000 करोड़ की कंपनी है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। 78 का पीई चल रहा है जो कि 33 के पीई से डबल चल रहा है, क्योंकि ग्रोइंग सेगमेंट है
30% से ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, तो मार्केट भी उस चीज को वैल्यू दे रहा है कंपनी को, इसीलिए कंपनी का करंट जो पी है वो इंडस्ट्रीज पी से महंगा चल रहा है। कंपनी का आरओसी 15-18 के नीचे है, तो आरओसी तो अच्छा नहीं है, एंड कंपनी का आरओई भी 8 के पास है, तो आरओसी आरओई दोनों अभी कंपनी के अच्छे नहीं है। आरओसी आरओई हमारे डिपेंडेंट किस पे करते हैं, इक्विटी कैपिटल एंड शेयर पे डिपेंड करते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है। तो मतलब कंपनी कितना पैसा लगा रही है उस प्रॉफिट को जनरेट करने में, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी पैसा ज्यादा लगा रही है और प्रॉफिट कम कमा रही है, तो ये इस रीजन से हमारा आरओसी आरओई थोड़ा डाउन दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 47% लास्ट 3 साल से कंपनी की सेल्स ग्रोथ रही है एंड 51% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। तो मतलब कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको इंक्रीज किया है पहले के टर्म में। कंपनी का करंट जो ओपीएम चल रहा है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है वो 15.6 का चल रहा है। डेट टू इक्विटी कंपनी का जो चल रहा है वो 0.19 का चल रहा है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू की बात की जाए तो 2600 की इंट्रेंसिक वैल्यू चल रही है, कंपनी की जो करंट प्राइस चल रहा है वो 4000 का चल रहा है, तो मतलब कंपनी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से महंगी चल रही है। पैग रेशियो की बात करें तो पैग रेशियो भी कंपनी का जो है 1.52 है, मतलब 1 के अंदर रहे या 1 पे रहे तो कंपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे मानी जाती है। प्राइस टू ग्रोथ मतलब कि कंपनी का जो ग्रोथ है उसके हिसाब से प्राइस कंपनी का अभी एक्सपेंसिव चल रहा है, ये पैग रेशियो बताता है। और देखते हैं हम लोग कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स में बात करें तो लास्ट जून क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स थी वो 673 करोड़ की थी, जो कि इस जून में बढ़ के 946 करोड़ की होगी। सेल्स ऑलमोस्ट 40% से ग्रो हुई है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17 का था वो 16 का हो गया है, बिकॉज रॉ मटेरियल कंपनी ने मेंशन कर रखा है कि उनके वजह से जो उनके रॉ मटेरियल है उनके प्राइसेस बढ़ गए हैं, इसकी वजह से। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का 75 करोड़ से प्रॉफिट घट के 56% करा है, ऑलमोस्ट -24% की डी ग्रोथ रही है। पैसा एक्चुअल में कहां खर्च हुआ है ये देख लेते हैं हम। तो पहले आप देखोगे कंपनी की अदर इनकम नियर अबाउट 42 करोड़ की रहती थी, 27 करोड़ की रहती थी। इस टाइम अदर इनकम जो है कंपनी की वो 14 करोड़ की रही है, तो मतलब अदर इनकम से भी पैसा निकला है, इसलिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव दिख रही होगी। बाकी कंपनी ने जो 28 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती थी, आज के टाइम में कंपनी 37 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती है। तो कंपनी ने मतलब अभी जो बोरिंग है वो कंपनी की पहले से ज्यादा है। एंड डिप्रिसिएशन कॉस्ट की बात करें तो ये भी कंपनी का बढ़ गया, 37 का हो गया। तो मतलब ऑलमोस्ट पैसा जो है डिप्रिसिएशन कॉस्ट, इंटरेस्ट में एंड अदर इनकम कम होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ा है। कंपनी की अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी जो 2020 में 370 करोड़ का बिजनेस करती थी, आज के टाइम में कंपनी 4000 करोड़ का बिजनेस करती है, तो ऑलमोस्ट 10x से भी ज्यादा कंपनी ने अपनी बिजनेस को ग्रो किया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी की 2020 में 9 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी होती थी, आज के टाइम में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 346 करोड़ की है। मतलब हम इसको तो कैलकुलेट ना ही करें तो बेटर है, पता नहीं 40 गुना 50 गुना से कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो किया है। कंपनी की बैलेंस शीट पे देखते हैं तो कंपनी के पास 67% का इक्विटी कैपिटल है, ऑलमोस्ट 4600 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, एंड कंपनी की बोरिंग है 913 करोड़ की। मतलब वही है कि डेट टू इक्विटी कंपनी का ना के बराबर है, क्योंकि डेट टू इक्विटी क्या होता है, इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व पे कितना कंपनी ने डेट लिया है उसको हम डेट टू इक्विटी कहते हैं, तो वो 0.2 के अंदर है, तो वो बहुत रीजनेबल है। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो 62 करोड़ का है, एंड जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो है वो -1841 करोड़ का है, मतलब कि 1841 करोड़ का है। कंपनी जो नया ओसेट प्लांट डाल रही है, मतलब कि जो आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रही है, उसके अंदर कंपनी मशीनरीज खरीद रही है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो उसके अंदर पैसा जा रहा होगा। तो हम देख सकते हैं फिक्स एसेट परचेज में ही कंपनी का मैक्सिमम जो है पैसा यूज हो रहा है, -1240 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट जा रही है कंपनी की। रेशियोज की बात करें, कंपनी का जो -7 का रेशियो था वर्किंग डे कैपिटल का वो 133 का हो गया है, एंड जो कैश कन्वर्जन साइकिल था कंपनी का 100 का, वो कंपनी के पास 193 का हो गया है। तो मतलब कंपनी के पास कैश भी धीरे धीरे कम आना चालू हुआ है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तो है पर कैश कन्वर्जन ढंग का अभी नहीं है, कंपनी का बड़ा है। ये 100 के अंदर आ जाए तो कंपनी के लिए ये बहुत अच्छी बात रहेगी। जो आरओसी आप देख सकते हो 15 14 13 कंपनी का आरओसी लगातार घट रहा है, और ये चीज हमारी मॉनिटर करने वाली रहेगी कि आगे के टाइम में कंपनी अपनी आरओसी को कैसे इंप्रूव करती है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंप्रूव होता है, क्योंकि ये जो सेक्टर ये जो सेगमेंट है ये 30% से ग्रो हो रहा है, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सेगमेंट है वो भी कंपनी का 17-18% से इंडिया में ग्रो हो रहा है। तो इसका कंपनी इस फील्ड में लीडर है, मार्केट लीडर आप बोल सकते हो। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कंपनी कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करती है। ऑर्डर बुक हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, नियर अबाउट 8900 करोड़ की कंपनी के पास ऑर्डर बुक थी, एंड ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी लेटेस्ट कवर कर चुके हैं, तो इस चीज को कवर करने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें हम लोग, तो शेयर होल्डिंग हम लोग ईयरली में देखते हैं।
तो प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 53.46% की होल्डिंग है, जो कि प्रमोटर ने अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाए तो 4% के आसपास डाइल्यूट किए। एफआईज के पास कंपनी के 11% की जो होल्डिंग थी वो घट के 5.82% की रह गई है। मतलब एफआईज ने भी अपनी जो पोजीशन है वो ट्रिम की है, शायद इसीलिए स्टॉक पे भी डेंट बहुत अच्छा पड़ा था। एफआईज में कौन कौन से थे, तो गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल था, नमोरा था, शायद इन लोगों ने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस में जो 2025 में ऑलमोस्ट 17% की होल्डिंग थी, उनकी आज 11% की होल्डिंग है। मतलब डीआईएस ने भी अपना स्टेक ट्रिम किया है। एंड डीआईएस में कौन कौन से थे, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निपॉन, एक्सिस जैसे, महिंद्रा जैसे म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी जैसे बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व है। अभी भी एफआईज एंड डीआईएस के पास 5 और 11% की होल्डिंग है, तो ये बुरी नहीं है। आगे वाले टाइम में कंपनी जैसे ओसेट बिजनेस में आ रही है, और इंडिया में बहुत कम कंपनीज है जो ओसेट में वर्क कर रही है। लाइक एक हमारे पास सीजी पावर है, टाटा टेक्नोलॉजी भी ओसेट बिजनेस में धीरे धीरे आ रही है, एंड केन्स टेक्नोलॉजी है। बाकी के लिए बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के लिए, ये सब चीजें डालने के लिए। एंड जो मार्जिन है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस पे भी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, और उसकी अवेलेबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें ताइवान, चाइना, इन सब जगहों से आती है, तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो वहां पे एक्सपोर्ट इंपैक्ट होता है, तो उसकी वजह से प्राइस हाइक बहुत तेजी से होता है। तो ये चीज की वजह से कंपनी का जो बिजनेस है, जो मार्जिन है, वो रिस्क में आ सकता है आगे फ्यूचर में भी। तो देखते हैं आगे कैसे ये सारी चीजें पैन आउट होती है, अगर कॉन्फ्लिक्ट ईज आउट होता है, क्योंकि आगे डेटा सेंटर एआई की बहुत ज्यादा डिमांड है, वहां पे सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा यूज केस है, डेटा सेंटर, रैक्स एंड जीपीयूज में। तो अगर ये चीजें, जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, ये खत्म होता है, तो कंपनी को यहाँ से एक बहुत बड़ा अपवर्ड टेलविंड समझ सकते हो मिलेगा, और इंडिया इटसेल्फ जो डेटा सेंटर डिमांड है वो बहुत तेजी से ग्रो होने वाली है। कंपनी में पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो सारा माल पब्लिक को ही चिपका दिया गया है, 14% से पब्लिक होल्डिंग बढ़ के 28% की हो गई है। तो ओवरऑल अगर कंपनी को कंक्लूड करो तो कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, जिस जिस बिजनेस में काम कर रही है वो ऑलमोस्ट 18 से 33% सीएजीआर से ग्रो होने वाले हैं। कंपनी यहाँ पे वेल पोजिशनड है। कंपनी ने जो नए बिजनेस में अपने पैर जमाए हैं ओसेट में, वहां पे कंपनी को रॉ मटेरियल प्राइसेस का इशू हो सकता है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा इंपैक्ट रॉ मटेरियल प्राइसेस में हो सकता है। कस्टमर जो होते हैं बहुत स्टिकी होते हैं इस चीजों से, तो अगर ये कस्टमर को पास ऑन कर देती है ये सारे प्राइस, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और आगे आने वाले टाइम में डेटा सेंटर की डिमांड, क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड आप समझ सकते हो, और प्लस जो क्वांटम कंप्यूटर भी अगर फ्यूचर में आता है, तो उसमें भी इन सब चीजों का बहुत अच्छा यूज केस होने वाला है। तो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।